चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन है ना, या उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो कई बार ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं कि हम उसको बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं, छोटा करके लिखना चाहते हैं। यदि मैं प्रकाश की चाल देखूं तो 2, 9, 9, 8, 7, 5, 6, कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया ना, है ना। इस तरह से आ गया ये मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल है। क्या है? प्रकाश की चाल। अब इसी तरह से और बड़ी संख्या हो सकती है। सूर्य का द्रव्यमान है, उसकी घात 50 लगाना पड़ता है ना। तो अब हम 50 ठो डिजिट कहाँ तक लिखते रहेंगे? तो उसका हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म रख देते हैं। ठीक। यदि मुझे बाजार से साड़ी लाना हो तो मैं ऐसे नहीं लाता कि एक ठो छोर पकड़ लूँ, एक ठो छोर तुम पकड़ लेना, ऐसे ऐसे लिए चलेंगे यार। उसको हम क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं, छोटा कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। बस वही हाल है कि यहाँ संख्या को फोल्ड कर देते हैं। वो क्या कहलाता है? वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। तो वैज्ञानिक लोग जब बड़ी बड़ी संख्याएं पाते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिख देंगे कि देखो, एक यहाँ कोई संख्या नहीं तो इसके अंतिम में दशमलव माना जाता है। अब इस दशमलव को खिसकाएंगे जितने डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं इसको लिख दूंगा 2.99875 गुणे 10 की घात कितना हो गया, 6। फिर तरीका है कि यार अब तो गड़बड़ हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं। इसको क्या करेंगे, छोटा। वो न्यूटन मान समझेंगे। तो जब 9 को छोटा करते हैं तो 1 इधर बढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3। अब 3 गुणे 10 की घात क्या हो गया, 6। अब ये लिखना आसान है कि ये लिखना है आसान, नीचे वाला। तो यहाँ पर ये जो 3 है और गुणे 10 की घात 6 है, ये क्या कहलाया, इस संख्या का वैज्ञानिक संकेतन कहला गया। ठीक है, ये संख्या का क्या कहलाया? हाँ, मैं अभी बताता हूँ यहाँ पर कि ये 3 कैसे आ गया, इसमें डाउट है। दशमलव तक समझ में आ रहा कि हाँ सर दशमलव तो खिसका दिए हैं तो ये आ गया। अभी आप समझो, मैं अभी यहाँ पर न्यूटन बताऊंगा अगले वीडियो में, तो आप उसको समझना। फिलहाल ये देखो कि आप 6 अंक यहाँ आए हो तो 10 की घात क्या लिख दिए हैं, 6। ये इसका क्या कहलाया, वैज्ञानिक संकेतन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ये संख्या है ये 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। यदि मैं लिखता हूं 10 गुणे 10 की घात 6, तो ये वैज्ञानिक संकेतन नहीं है भैया। 10 को इसी में शामिल कर दो ना, इसका क्या हो जाएगा, 10 की घात 7। हाँ, इस साइड कुछ नहीं बचा, एक ही रहेगा, 1 गुणे 10 की घात 7 ऐसा ही रह जाएगा। 10 की घात 7 ही सिंपल कर देंगे, उसको ले जाएंगे, है ना। तो वैज्ञानिक संकेतन में क्या हो जाता है, देख लेते हैं। किसी संख्या को इस रूप में लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, a गुणे 10 की घात b। ठीक है, जहां जो a है, a का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 10 से कैसा होना चाहिए, छोटा। मतलब आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो 0.299875 गुणे 10 की घात 7। बोले सर हम एक घात और बढ़ाएंगे, पर यहां देखो ये 0 आ गया, इसका मतलब इसका मान 1 से कम हो गया। 1 अंक बाद ही दशमलव लगाया जाता है वैज्ञानिक संकेतन में। कब? 1 अंक बाद, शुरू से नहीं। उसका मान जो यहाँ पर संख्या रखोगे उसका मान 1 से कैसा होना चाहिए, बड़ा, लेकिन 10 से कैसा होना चाहिए, छोटा। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताना, इसका वैज्ञानिक संकेतन करके बताना। थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैं लिख दिया 470000000000, ये संख्या है, इतना किलोग्राम हमारे किसी एस्टेरॉइड का वजन है। ठीक है, अब वैज्ञानिक देखा यार कितना सारा जीरो इसमें तो घुस गया है, इतना किलोग्राम जो है किसी उल्का पिंड का वजन हो गया है ना। तो मैं बताऊंगा भैया लिखो 474700, जब अरब खरब तो मेरे से नहीं बन रहा, यही लिखो। तो इस मसला को सुलझाने के लिए इसके संख्या के 1 अंक बाद दशमलव लगाना है, शुरू में नहीं लगाना है। कितना लगाना है, 1 अंक बाद। ये मैं लगा दिया 4.7।
अब यहाँ दशमलव लगा दिए तो यहाँ से गिनना चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये होगा गुणे 10 की घात 13 kg। ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया। ठीक है, आप ऐसा भी नहीं लिख सकते हो, ऐसा लिख दो 47, लिख दोगे तो गुणे 10 की घात कितना हो गया 12। भाई एक दशमलव हटा दिया ना, यहां पर दशमलव लगाऊंगा तो कितने अंक होंगे 12। आप लिख सकते हो, पर वैज्ञानिक इसको नहीं मानेंगे, नियम के खिलाफ हो गया। इसका मान 47 है, 10 से बड़ा हो गया, नियम कहता है इसका मान 10 से छोटा हो और 1 से क्या हो बड़ा हो। तो सही नियम यही है कि एक अंक बाद दशमलव लगाओ। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आप वैज्ञानिक संकेतन को कर सकते हो। तो यदि मैं ऐसा लिख दूं 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0, ऐसा है, बताओ अब यहां पर बताओ कहां दशमलव लगाऊं, 10 के बाद कि 1 के बाद? हाँ, 10 के बाद लगाओगे तो 10 से इसको छोटा रखना है, छोटे का चिन्ह है, 10 से क्या रखना है छोटा, 10 नहीं रखना है, 10 से क्या रखना है छोटा। तो दशमलव कहाँ कहाँ लगेगा भैया, 1.02 तक लिख दो, बाकी शून्य को तो हम नहीं लिखेंगे। और गुणे कितना हो गया 10 की घात, अब गिन लो, यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15, यह 10 की घात कितना हो गया 15। आपका क्वेश्चन है कि 9 लिख के देख ले, है ना, 9 9 लिख लूं, ये 9 9 9 9 9 9 9 9 9, अच्छा 2 ठो 9 लिख देता हूँ और इसके बाद 0 लगा देता हूँ। चलिए ठीक है, ये 9 हो गया, 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी ऐसे लिख दिया। अब इसका वैज्ञानिक संकेतन बनाना है, सिंपल सा है, एक अंक पकड़ो दशमलव लगाओ तो कितना हो जाएगा 9.9। अब बाकी गुणे 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया, बस उन संख्याओं को लिख दो। अब राउंड ऑफ करना फिर मैं सिखाऊंगा कि जब ये हटेगा तो क्या हो जाएगा। यदि आप राउंड ऑफ करते हो इसको तब कितना हो जाएगा समझना। यदि ये 9 है, 9 को नहीं लिखना चाहते हो तो 1 इधर लिखोगे तो कितना हो जाएगा 10। अब इस 10 हो गया तो 10 की घात 11, 1 10 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ इसको आप लिख सकते हो। यदि राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात 11 बराबर कितना हो जाएगा, ये लगभग इसको लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं लगभग, ये 10 की घात कितना हो गया 12। तो राउंड ऑफ का अगला टॉपिक है, उसको हम देखें। ठीक है, आप केवल वैज्ञानिक संकेतन समझो कि एक अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे, जो शुरू का अंक है 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, जितने अंक होंगे उतनी घात लगा देंगे। ठीक है, मान लो कुछ संख्याओं में पहले से दशमलव लगाए, तब क्या करेंगे, है ना। अब ये लिख दिया यहाँ पर 2 0 7 8 दशमलव 0 5 3 0। अब बोल दिया यार इसका वैज्ञानिक संकेतन करो, नहीं ऐसे लिख देंगे, पहले तो 2 गुणे 2.0 लिख सकते हो, कम से कम 2 अंक लिख दो, बाकी अंकों को छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। बड़ी संख्या में छोटे का क्या मान है, आपके पास करोड़ों रुपया हो, 1 रुपया धारी देंगे तो क्या मतलब हो जाए। ठीक है, ऐसे संख्याओं के साथ भी चलता है। ठीक है, तो ये मैं लिख दिया हूँ 2.0 और ज़्यादा हो तो 7 भी लिख दिया। ठीक है, अब कर देता हूँ गुणे। अब बताओ 10 की घात क्या होगी। अब यहाँ पर ये दशमलव देखना है, इस दशमलव को यहाँ तक खिसकाना है, उधर की संख्या छोड़ो, उसको हमने क्या कर दिया छोड़ दिया। तो 1 2 3 कितने आया, 3 अंक बाद आया, तो 10 की घात क्या लिखोगे 3। जहां दशमलव लगा होगा वहां से गिनना चालू करते हैं। हाँ हाँ, उसको देखना नहीं, छोड़ दो, उनकी संख्याओं को छोटा करना है। ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर देख लेते हैं, अब यह विधि से हमको क्या फायदा है। यह सार्थक अंक स्पष्ट करती है। जब बड़ी बड़ी संख्याएं हो तो हम सार्थक अंक में कंफ्यूजन
अब 9 लिखा है, उसके बाद 10 ठो शून्य लिखा है, फिर एक ठो, तो हम छोटा करके सार्थक अंकों को उसको देख लेते हैं। बहुत बड़ी या छोटी संख्याओं को में लिखना क्या होता है, आसान होता है। बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटा लिख दो, क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब ये देखो 4.700 मीटर है, तो इसका हम शून्य हटा करके 10 की घात क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। किलोमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे कितना हो जाएगा, 10 की घात 2। 100 का गुणा नहीं किया मैं, 100 का गुणा किया क्या, इसलिए बोलते हैं कि मात्रक बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलते हैं, क्योंकि हम उसको घात में लिखते हैं जब मात्रक बदलते हैं तो, है ना। किलोमीटर है तो 10 की घात -3 लिख दिए, मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं 10 की घात -3, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात +3 होता है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ सभी में कितने सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक हैं। इस तरह से आपको ये समझना है। ठीक है, थोड़ा, हाँ जी। अब जो टॉपिक है अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, राउंड ऑफ करना है। बड़ी संख्याओं को हम क्या करते हैं, इसमें छोड़ते हैं। पहले नियम जान लीजिए, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो पिछले अंक में 1 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। संख्या देखो, यदि मैं लिखूं 4 7 8, अब मैं सोचता हूं आपसे आया कि नहीं यार, इसको 2 अंक में लिख के बताओ, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2, सॉरी कितने हैं, 3, लेकिन इसमें लिखना कितना है, 2। ठीक है, तो मैं 8 को क्या करूंगा, छोड़ूंगा। 8 को मैं यहां से क्या कर रहा हूं, छोड़ूंगा। तो इसको छोड़ने के पहले ये सोचो कि ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। जब बड़ा होगा तो इसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ दोगे, इसको 47 न कह के ये क्या हो जाएगा, 48। समझ में आ गया। यदि छोड़ा जाने वाला अंक, जिस अंक को आप छोड़ रहे हो वो 5 से बड़ा है, तो उसके पहले वाले अंक में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अब बताओ मैं 8 छोड़ना चाहता हूं, 48 में भी छोड़ना चाहता हूं, इसके 1 अंक में बनाना चाहता हूं, तो बताओ, है ना। तो इसको, ये 8 से बड़ा है, इसको छोड़ो, इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो गया, ये 5 हो गया। हाँ, छोटा ही तो करना है। बोले कोई बड़ी संख्या, उसको 3 अंकों में संख्या में लिख दो, तो यही कहलाता है पूर्णांकन, मानी बड़ी संख्याओं को छोटा करके लिखना, राउंड ऑफ करना, उसका पूर्णांकन कहलाता है। ठीक है, अब देखो, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से छोटा है तो पिछले अंक को यथावत रखें, माने उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैं ऐसा लिखता हूं जैसे 4 3 4 लिख दिया। अब आपके पास आ गया कि इसका 2 अंकों का सन्निकट मान भी बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, छोटी कक्षाओं में सन्निकट, निकट मान निकालो। हाँ, निकटन, इसको क्या बोलते हैं, निकटन, राउंडिंग ऑफ माने निकटन, पास लाना है। क्या छोड़ना है इसमें, 4। तो पहले पता लगाओ कि ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, माने इस अंक को कुछ नहीं करना है, यथावत रखना है, जैसा का तैसा रखना है। ये कितना हो गया, 43 हो गया। ठीक है, नियम समझ में आ गया। अब मैं सोचता हूं नहीं, 2 अंक का नहीं, इसको 1 अंक का बनाओ, तब क्या करोगे, इस 3 को भी छोड़ दोगे, और ये 5 से बड़ा नहीं है, तो इसको क्या रख दोगे, 4 ही रख दोगे। जान गए। तो देखो, ऐसी संख्या में 4 आया, और ऐसी संख्या में उसी का क्या हो गया, 5 हो गया, छोटा करते करते, निकटन करते करते। ठीक है, अब यदि छोड़ा जाने वाला अंक ठीक 5 है, अभी तो हम देखे 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा दिए, 5 से छोटा है तो कुछ नहीं किए, अब 5 है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या है, यदि उसके पहले सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और यदि विषम संख्या है तो 1 जोड़ देंगे। थोड़ा सा देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिख दिया मैं, यहाँ पर 6 लिख दिया, और ये लिख दिया 5। ठीक है, और मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, 455। अब दोनों का पूर्णांकन करते हैं। ठीक है, चलो, 5 पहले देख लिए, ना ये 5 से बड़ा है और ना 5 से छोटा है,
तब हमको देखना कि इसके पहले वाला अंक सम है कि विषम है। तो 6 क्या है? सम है। कुछ ना होगा, इस भाई साहब को हम 46 ही लिखेंगे। सम के लिए कोई परिवर्तन नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे अंतिम का अंक क्या है? 5। अब हमारा प्रश्न है यार, अब सीधे 5 आ गया, बढ़ाएं कि घटाएं? तो इसको देखो, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, माने इसको जोड़ दो, ये भी बेचारा 46 हो गया इसके बराबर। पहले तो 45 था, है ना। तो इसको क्या करना है, अब इसका यदि हटाओगे तो 5 से ज़्यादा तो सीधा है 5 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा यदि इसको जोड़ोगे तो। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं, है ना। अब यह मान लो आए, ये नियम बनाए हैं कि डाउट ना हो, ये कोई ऐसा नहीं है कि गणित फॉलो है, कोई ऐसा है। हम 4 लोग बैठे कि चलो यार इसमें एक काम करते हैं, जो सम होगा उसको हम नहीं बढ़ाएंगे घटाएंगे, सम अच्छा लगता है। वो क्या लगता है? सुनने बोलने में अच्छा लगता है। 4 लोग जा रहे हैं, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा वाला काम नहीं करना है है ना। तो ये ऐसा सोच के 10 लोग बैठ के ऐसा नियम बना लिए। बाकी इसका कोई सिद्धांत नहीं है कि ऐसा क्यों करते हैं। ऊपर का समझ में आ गया, हाँ यार 5 से बड़ा है तो बढ़ा लिए, 5 से छोटा है तो घटा लिया। 5 है तो सम के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सम तो समय है यार, अच्छा लगता है सम में। अब विषम वाला थोड़ा बेकार चीज़ होता है तो उसको घटा बढ़ा लिए, ऐसा होता है ना। तो ये नियम बनाए हुए हैं साइंटिस्टों के, इसलिए है। ठीक, समझ में आया ये? ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ सार्थक अंकों का हम पूर्णांकन करते हैं। अब देखना यहाँ पर इनको हम कैसे कैसे करेंगे। देखो, अब यहाँ पर मैं इस 6 को हटाना चाहता हूँ। पता लगाओ, 5 से बड़ा कि छोटा? बड़ा। 1 इसमें जुड़ेगा, कितना बनेगा? 2.75। समझ में आया ये संख्या आ गई। अब मैं थोड़ा और इसी को बढ़ा देता हूँ। अब इसको मैं 5 को छोड़ना चाहता हूँ, इसको हटाना चाहता हूँ। अब 5 आ गया, तो उसके पहले सम देखोगे और विषम। क्या है? विषम। क्या करोगे? जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 2.8। और मैं एक अंक का बनाना चाहता हूं। अब इसमें ज्यादा नहीं सोचना, एक तो सीधे बढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा? 3 हो गया। अब इसको छोटा मत करना ये जब इसके बाद छोटा नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब इसमें देख लो, यहां पर 2.743 है। अब 3 हटाऊंगा तो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 से छोटा है, 2.74 आ जाए। अब यदि मैं 4 को भी हटा दूं तो 2.7 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 से छोटा है तो बढ़ेगा, 5 से छोटा है तो बढ़ेगा नहीं। अब यदि मैं इसको हटाऊंगा तो अब 5 से बड़ा हो गया, तब ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। ये पूर्णांकन कहलाता है, निकटन कहलाता है संख्या का। अब इसी तरह से ये है, बता दिया। अब देखो 2.745 है, अंतिम का अंक क्या है? 5। तब हमको उसके पहले का अंक देखना है कि सम है कि विषम। क्या है यहाँ? सम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 2.74 ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें भी 5 है, लेकिन इसके पहले का अंक क्या है? विषम है, 1 बढ़ा देंगे तो 3 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2.74 हो गया। इस तरह से यहाँ पर संख्याओं का पूर्णांकन होता है। लेकिन अब मैं ऐसी संख्याओं को करूं तो 9, 9.9, इसको ये 5 से बड़ा है, 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 10। हाँ, पर इधर चला जाएगा, इसका पूर्णांक क्या होगा? 10 होगा। इसको 1 नहीं, इसको फिर छोटा नहीं कर देना है, इसका क्या हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 9 वाली संख्याओं में ध्यान रखना है कि 9 को छोटा करते करते यदि 10 आ जाए तो 10 को फिर छोटा नहीं करना है, वो 2 अंक में ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारे पास है, ये है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। और सार्थक का मतलब होता है कोई काम मतलब का हो, वो उसको हम क्या बोलते हैं? कि सार्थक है। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है
उसे क्या कहते हैं, सार्थक अंक। जैसे मैं कहूँ कि ये बोर्ड जो है 1 मीटर 1.234 मीटर का है, तो मैं बोला 1.234, तो ये जो अंक आए इसके मापन में, उन अंकों को मिला के हम क्या बोलते हैं कि ये इसका क्या है, सार्थक अंक है। यदि मैं अपना वजन कहूँ, मैं बोलूँ कि मैं 62.4 किलोग्राम का हूँ, तो मेरे वजन के मापन में 62.4 आ गया, तो इनके अंकों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, सार्थक अंक। जैसे 62.4 में कितने अंक आए, 3, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो सबसे पहले सिर्फ परिभाषा देखना है। परिभाषा क्या है, मापन में, सीधे भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। याद हो गया, बोल के तो देखो एक बार, क्या क्या, भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। हालांकि परिभाषा कम आती है, पर देख लेते हैं। तो देखिए, किसी मापन में वे सभी अंक जो निश्चित हों तथा पहला अनिश्चित अंक भी शामिल हो, सार्थक अंक कहलाता है। ठीक है, अब निश्चित और अनिश्चित की बात करते हैं। तो मेरे पास ये पेन है, यदि मैं इसको नापना चाहूँ, इसको थोड़ा सा छोटी चीज़ ले लेता हूँ, कोई भी इस चीज़ को नापना चाहूँ, तो मेरे पास ये स्केल है जो सेंटीमीटर में बता सकती है और मिलीमीटर में बता सकती है। मतलब ये जो छोटे छोटे पॉइंट है मिलीमीटर है, तो इसको मैं नाप के बता सकता हूँ। तो ये पता चला कि 1.2 सेंटीमीटर का है। कितना है, 1.2 सेंटीमीटर। इससे अच्छा मैं यदि थोड़ा सा इसको जूम करके देखूं तो और गैप बनेगा, तो लगेगा 1.2 के आगे भी कुछ हो सकता है। तो 1.23, माने एक तो सही सही अंक है, लेकिन 2 वाला अंक क्या है, अनिश्चित है। जितना अच्छा मापते जाओगे वैसे वैसे संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। तो मैं ये बोलूं कि इसका हो गया 1.2 सेंटीमीटर। तो ये जो शुरू का अंक है ये क्या है, निश्चित, और जो बाद का अंक है ये अनिश्चित है, माने इसके आगे कुछ और आ सकता है यदि अच्छी स्केल से नापोगे तो। ठीक है, ये हम नापे सेमी स्केल से, सेंटीमीटर स्केल से। किससे, सेंटीमीटर स्केल से। अब मेरे पास एक और स्केल आ गई जिसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। ये भी है, ये दशमलव के बाद 2 अंकों तक का मापन करती है। कितने अंकों तक का, 2। तो जब वर्नियर कैलिपर्स लिए तो 1.24 आ गया, मतलब हमारा मापन और अच्छा हो गया यार। अब इसमें निश्चित अंक कितने हो गए, हाँ 1 और 2 ये निश्चित हो गया। अंतिम वाला क्या है, अनिश्चित है। यदि हम इसके बाद और कोई अच्छे से मान ले, जैसे मान के चलते हैं स्क्रू गेज मापी ले लेते हैं, ठीक है, या स्फेरोमीटर ले लेते हैं, ये 3 अंक तक माप देता है दशमलव के बाद। तो जब उसमें नापे तो 1.24 और इसके बाद उसमें 7 भी आ गया, है ना। मतलब 4 निश्चित नहीं था, तब ना उसके आगे का पता चला, तो ये 2.47 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर निश्चित अंकों की संख्या और अनिश्चित अंकों की संख्या को मिला करके क्या कहा जाता है, सार्थक अंक। तो ये मापन के लिए, तो मापन में आए निश्चित और अनिश्चित अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। याद हो गया, क्या बोलोगे, मापन में आए, आप लोग बोलो, तेज तेज बोलो, मापन में आए निश्चित और अनिश्चित अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, अब हम सार्थक अंक का पता कैसे लगाएंगे और इससे क्या पता चलता है देखते हैं। ये मापन की परिशुद्धता को, एक्यूरेसी को दर्शाते हैं कि मापन कितना अच्छा किया गया था। अभी मैं लिखा था 1.2, फिर लिखा था 1.24, फिर लिखा था 1.247। ठीक है, कौन सा मापन बहुत बढ़िया है, हाँ, जिसमें सार्थक अंकों की संख्या ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। कि भैया इसमें डाउट नहीं है यार, अभी 2 के बाद 4 भी था, 4 के बाद 7 भी है, और अच्छे से नाप लेंगे तो और उसके भी आगे आएगा। जितना माइन्यूट से माइन्यूट नापते जाओगे, है ना, उतना अच्छा हो जाएगा। तो
तो सार्थक अंक से हमको ये पता चलता है कि ये मान कितना परिशुद्ध है। यदि मैं किसी लड़के को बोला कि इसको नाप करके तुम अच्छे से लाओ, एक लड़के ने ये नाप के ला दिया, दूसरे ने ये नाप के ला दिया, तीसरे ने ये ला दिया, कौन से लड़के ने बहुत अच्छा काम किया? तीसरे वाले ने, सी नंबर वाले ने। ठीक है ना, इसको दशमलव के आगे भी नापते गया। ठीक है, तो इस तरह से ये किसको बताते हैं? परिशुद्धता को। किसको बताते हैं? ये परिशुद्धता। परिशुद्धता समझ में आ गया कि मापन कितना अच्छा है, जितने सार्थक अंक होंगे उतना अच्छा होगा। अब चलो इसका नियम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम सार्थक अंक का पता लगाएंगे। हालांकि नियम नहीं आते, परिभाषा आती है। परिभाषा आपको ध्यान रखना है और नियम को समझना है। नियम याद नहीं करना है, क्या करना है? समझना है। कोई संख्या दे देगा, पूछ देगा इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो देखो, यदि मान लो यहाँ पर कोई गैर शून्य अंक हैं जिनमें माने शून्य नहीं है, क्या है? शून्य नहीं है, वो सभी अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी ऐसी संख्या बोल दो, 2, 4, 6, 8, 5, 3, 2, शून्य भर नहीं लिखना है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक। यदि मैं यहाँ दशमलव भी लगा दूं, इसमें शून्य नहीं है, तभी ये पूरे क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक। पहला नियम समझ में आ गया। तो सारे बिना शून्य वाले संख्या क्या कहलाती हैं? सार्थक अंक। जैसे ये 2354 लिखा है, जिसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4। 1, 2, 3, 4। ठीक है, दूसरा नियम समझते हैं। यदि दशमलव के बाद शून्य है ना, और शुरू में संख्या है, लास्ट में संख्या है, तो वो शून्य सार्थक अंक में गिने जाएंगे। माने दो अंकों के बीच में यदि शून्य है तो उन शून्यों को सार्थक अंक में गिना जाएगा, चाहे वो दशमलव लगा के लिखा हो और चाहे बिना दशमलव के लिखा हो। बस शून्य के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? गैर शून्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो 2008 लिख दिया, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? इनको भी गिनना है। यदि मैं यहाँ दशमलव लगा दिया तब भी कितना है? 4। इसको हटा के यहाँ लगा दिया, दशमलव एक ठन लगेगा, है ना, ये समझ लेना कि 2 है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सार्थक अंकों कितना हो गया? 4। तो जो बीच के शून्य आएंगे अंकों के बीच के, उनको हम क्या मानेंगे? सार्थक अंक। अब शून्य के नियम अच्छे से समझना है। इधर के शून्य होंगे तो क्या होगा, उधर के शून्य क्या होंगे। ठीक है, दो नियम समझ में आ गए। तो बिना शून्य वाली संख्याओं को क्या मानोगे? सार्थक अंक। यदि अंकों के बीच में शून्य आ गया तो उसको भी क्या मानोगे? सार्थक अंक। अब यदि दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या है लेकिन एक तरफ संख्या नहीं लिखी है, 0 से स्टार्ट हो रहा, तो ये वाला भाग जो होता है ये बायां भाग कहलाता है और उस साइड वाला क्या कहलाता है? दायां। तो संख्या के बाएं तरफ ये वाला जो भाग है, इसमें यदि शून्य है तो इनको सार्थक अंक नहीं गिनेंगे, चाहे दशमलव में हो और चाहे बिना दशमलव में हो। यदि मैं शून्य शून्य लगा के 2 लिख दूं तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1। और यदि मैं यहाँ दशमलव लगा दूं तब भी कितना है? 1। इस पार के दशमलव को नहीं गिनना, दायां बायां छोड़ो, संख्या के इस पार हम उसको सार्थक अंक नहीं गिनेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं। अब यदि बिना दशमलव वाली संख्या, दशमलव नहीं लिखा है ना, तो संख्या के बाद भी शून्य आएंगे तो उनको भी सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। जैसे मान लो ये 5, 2, 3, अब मैं शून्य लिख दिया, इसमें सार्थक अंक में ये शून्य गिने जाएंगे? नहीं, दशमलव नहीं लगा है तो नहीं गिने जाएंगे। 503 अंक हो गए, 1 शून्य उतार दो, 10 शून्य उतार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आगे वाले 3 डिजिट भर हैं, बाद के शून्य जो है नहीं गिने जाते। ठीक है, अब यहां पर देख लो, यहां पर उल्टा नियम है। यदि दशमलव के बाद संख्या है और संख्या के बाद शून्य है, दशमलव वाले शून्य हैं, तो उनको भी सार्थक अंक गिनोगे। जैसे ये देखो 0.069 शून्य है, तो ये 69 भी सार्थक अंक है और ये शून्य भी है। यदि मैं यहाँ पर दशमलव लगा देता तो ये शून्य भी सार्थक अंक कहलाते। ठीक है, कुछ इस तरह से नियम है। तो ऐसे ही पूछ देता है एग्जाम में
कि जैसे 0.0690 में कितने सार्थक अंक हैं, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इस तरह से पूछता है, सवाल है। तो अभी हम सवाल जब करेंगे तब बाकी चीज़ें और भी समझ में आ जाएगी। नियम देख लेते हैं। अब अगला देख लेते हैं, मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। जैसे ये लिखा है मीटर में, यदि इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो हम 100 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा। तो ये 4.7 था, 100 का गुणा करने पर 470 हो गए। ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4। दशमलव लगा है तो शून्य की गिनती करना है, याद हो गया, दशमलव लगा है तो शून्य की गिनती करना है। तो इसमें भी सेंटीमीटर बदल दिए, अब इसको किस में लिख दिए, किलोमीटर में लिख दिए। अब यहाँ पर अब कंफ्यूजन हो गया। अभी मैं नियम बताया कि दशमलव के बाद यदि शून्य है तो उनको सार्थक अंक में गिनेंगे। तो बोलोगे सर 4 तो ये है, दशमलव के बाद शून्य भी है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6। पर आप यहाँ मात्रक बदले हो, क्या किए हो, मात्रक बदले हो, यहाँ सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले हो। तो मात्रक बदलते समय शुरू में जो उसमें सार्थक अंक होंगे उतने ही सार्थक अंक बाद में भी मानेंगे। मात्रक बदलते समय सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। ठीक है, एक नियम है। तो मान लो ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर लिखा है, किलोग्राम लिखा है, मात्रक लिखा है तो ध्यान देना है, और नहीं लिखा है तो फिर पूरे गिनती कर लेना है। यदि ये किलोमीटर ना लिखा तो हम 6 बता देते। ठीक है, ऐसा। अब देखो, वैज्ञानिक संकेतन में आधार संख्या के सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, है ना। आधार संख्या माने इधर ये घात है और ये वाला क्या है, आधार। हाँ, यहाँ पर कंफ्यूजन है, हो गया ना आपको, क्योंकि हम एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल के बता रहे हैं। हाँ, इसमें मात्रक बदल के बता रहे हैं। जब मात्रक बदलते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती, ये नियम रहता है ना। यदि मैं सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिख दूं या मीटर को सेंटीमीटर में लिख दूं तो सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलेगी, वैसे की वैसे रहेगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें सार्थक अंक जैसे ये 3.00 लिखा है, आपको इसके सार्थक अंक देखना है, इसके सार्थक अंक नहीं देखना है ना। घात वाले को भी पूरी तरह से छोड़ देना है। यदि अकेला ये 3 भर भी लिखा रहता तो सार्थक अंक कितना होता, 1। लेकिन दशमलव के बाद शून्य लगा है तो दशमलव के बाद शून्य की संख्या को गिनते हैं। यदि इधर संख्या है, यदि यहाँ 0 होता तो ना गिनते, पर संख्या है तो गिनेंगे, है ना। तो कितने हो जाएंगे सार्थक अंक, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, सूत्रों में प्रयुक्त स्थिर संख्याएं यथार्थ होती हैं, है ना। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि 2 और पाई ये सूत्र है, और √LG इनका मान बदल सकता है, और 2 और पाई का मान क्या है, फिक्स है। तो जिसका मान फिक्स होता है वो संख्या क्या कहलाती है, यथार्थ। जैसे मान लो मैं लिख दिया x और y का मान बताओ, तो x y यथार्थ नहीं है। मैं बोला 3 और 4 मेरे पास संख्याएं हैं, तो 3 और 4 क्या हो गए, यथार्थ हो गए। ठीक है, अब इसमें पाई में कितने सार्थक अंक होंगे, पाई, अब मैं उतने सारे तो लिखा नहीं, लेकिन पाई में आप भाग करते जाओ तो भाग होता जाता है, संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है। हर बार कहीं तो 3 अंक, कहीं 4 अंक, कहीं 5 अंक, हर बार मान क्या होता रहता, बदलता रहता है। इसका दशमलव मान फिक्स है, नहीं होता है, मतलब ये आता ही जाएगा। भाग करके देखते जाओ। किसी लड़के को फंसाना हो तो उसको बोल दो कि तुम 22 में 7 भाग करके और मुझे ला के दिखाओ, पूरा कट जाए तब तुम मेरे पास आना, तो वो कब्र से भी नहीं निकल पाएगा। भाग करता रह जाएगा, भाग खत्म नहीं होगा, कटेगा ही नहीं, उससे जाएगा नहीं, रिपीट ही नहीं। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, अनंत। तो इसको गिनना नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं, ये डैश डैश करके लिखा है। यदि लिख दिया पाई बराबर 3.14, अब बोलोगे सर इसमें सार्थक अंक तो 3 ही दिख रहे हैं, पाई के लिए क्या मानोगे, अनंत।
पाई के लिए सार्थक अंक कितने होंगे? अनंत होंगे। समझ में आ गया? तो चलो अब थोड़ा सा समरी बनाते हैं सार्थक अंक का कैसे कैसे। तो देखो, मापन में जो निश्चित अंक होता है और जो अनिश्चित अंक होता है, इनकी संख्या को क्या कहा जाता है? सार्थक अंक। क्लियर हो गया? यदि गैर शून्य संख्या है, शून्य नहीं है, चाहे वो दशमलव में हो और चाहे बिना दशमलव में हो और उनमें शून्य नहीं है, तो सभी अंक क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है। यदि संख्या लिखी है तो इधर के अंक, बाईं तरफ के अंक, है ना, सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है। चाहे दशमलव लगा हो या दशमलव न लगा हो, इधर के नहीं होंगे। ठीक है। यदि दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं के बीच में चाहे जितने जीरो आ जाएं, वो सभी क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है। अब यदि दशमलव के बाद संख्या है और संख्या के बाद जीरो है, चाहे जितने जीरो हों, वो सभी क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। लेकिन जब आप मात्रक बदलेंगे तो मात्रक बदलने पर चाहे जीरो बढ़ जाए चाहे कुछ भी बढ़ जाए, शुरू में जो सार्थक अंक होंगे वो सभी मात्रकों में वही सार्थक अंक माने जाते हैं। मात्रक बदल से स्पेशल नियम है। ठीक है। यदि घात में लिखी संख्याएं हैं 10 की घात में, तो 10 की घात को छोड़ करके बाकी जो नियम के अनुसार आता है संख्या बचती है, वो सभी क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। पाई जैसी संख्याओं में जो सार्थक अंकों की संख्या है वो क्या होती है? अनंत होती है। जान गए अब? ठीक है। अब